आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है संचार, कम्युनिकेशन, जो यूजीसी नेट परीक्षा में एक अहम या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, इसमें जो हम जो है एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट है आज आपका जो है वो है संचार या कम्युनिकेशन। अब देखिए, पहला जो प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अनुसार है। अब इसको क्रम अनुसार बताना है आपको। देखिए जो है इसमें, देखिए सबसे पहले देखिए संप्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रभाव, संदेश। माध्यम, संप्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, प्रभाव। देखिए संप्रेषण प्रक्रिया में जो वो क्रम अनुसार है, देखिए सबसे पहले तो संप्रेषक, संप्रेषक के बाद संदेश, संदेश के बाद माध्यम, माध्यम के बाद प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने के बाद इफेक्ट यानी प्रभाव क्या हुआ। इसका आंसर देखिए बन जाएगा हमारा वो है सी। यह आंसर हो जाता है हमारा इसका सी। अब देखिए, अगर हम जो है संप्रेषण की क्रिया इस प्रकार होते हैं। देखो, सर्वप्रथम जो है संप्रेषण के अंतर्गत कोई भी संप्रेषक, संप्रेषक मतलब से सेंडर या संचारक, यह कैसे कम्युनिकेटर, किसी भी संदेश को ऐसे रूप में प्रस्तुत करता है जिससे उसके विचारों को स्पष्ट रूप से समझा जाए। यानी कोई भी मतलब देखिए, संप्रेषक या संचारक कोई मैसेज ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत करता है जिससे उसके विचारों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके या स्पष्ट रूप से समझा सके। इसको कहते हैं, जो इसने मैसेज भेजा है उसके विचार को स्पष्ट समझा जा सके, उसे कहते हैं एनकोड। और इसके पश्चात इस संदेश को किसी संचार के माध्यम से, यानी कि मतलब यह चैनल ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा प्राप्त करता या रिसीवर को भेजा जाता है। और जो संदेश को समझता है, देखिए मतलब यह दो संदेश को समझता है, वो कहते हैं उसको डिकोड। मतलब समझिए, जिसमें विचारों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके उसे कहते हैं एनकोड, और जो संदेश को समझता है उसे कहते हैं डिकोड। संदेश को समझने के प्रभाव स्वरूप संदेश प्राप्त करता संप्रेषक को आवश्यक प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्रदान करता है। देखिए इस क्रम में, देखिए मैंने बता दिया कैसे है। देखिए सबसे पहले संप्रेषक, फिर संदेश भेजेगा, फिर माध्यम क्या होगा, फिर प्राप्त करेगा, प्राप्त का उसका इफेक्ट क्या होगा। यानी आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समाचीन क्रम है। यानी कि देखिए इसे क्रम बताना है इसका। देखिए आपको जो है इसमें देखिए आपका सुनना, सोचना, विश्वास करना, कार्य करना। विश्वास करना, सुनना, सोचना, कार्य करना। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करें, कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति किसी भी तथ्यों को सुनेगा। पहले तो यह सुनने के पश्चात सोचेगा, और सोचने के पश्चात फिर वो विश्वास करेगा, और विश्वास करने का जो है उस आधार पर जो है वो कार्य करेगा। मतलब देखिए, सुनना, सोचना, विश्वास, तब उस पर कार्य करना है। ये इसका मतलब है क्रम है। देखिए आपका ये है। अब इसमें जो आंसर बनेगा आपका, देखिए वो पहले सब सुनेगा, फिर सोचेगा, फिर विश्वास करेगा, फिर कार्य करेगा। इसका बना हमारा ए आंसर, यानी कि आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है। अब देखिए इसमें मनोवैज्ञानिक अवरोध बताना है। देखिए आप जो है यानी कि एक तरह से मतलब जो है ये अवरोध बताना है। अब देखिए सबसे पहले देखिए हम इसमें जो है दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्थान और दोषपूर्ण भाव भंगिमा। देखिए इसमें आंसर बनेगा दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। है इसका आंसर बनेगा ए। अब ए में देखिए हम जो है, अब देखिए इसके जो विकल्प जो है मतलब यह संप्रेषण में जो है मनोवैज्ञानिक अवरोध जो है वो दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, या कह सकते हैं हम जो है रोंग परसेप्शन है, जो कि अभिवृत्त संबंधी बाधाओं या पूर्वाग्रह आदि के कारण होता है। दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण भावभंगी शारीरिक अवरोध है।
जबकि ये दोषपूर्ण स्थान भौतिक अवरोध है। देखिए इसमें जो है दोषपूर्ण जो है हमारा जो है मनोवैज्ञानिक अवरोध जो है वो दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण है, इसका अर्थ बन गया ए। नेक्स्ट, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब इसमें सत्य बताना है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है, यह गतिशील और स्थैतिक दोनों प्रक्रियाएं हैं, यह न तो गतिशील है और न ही स्थैतिक प्रक्रिया है। अब गतिशील का मतलब समझिए डायनेमिक की बात करते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर जो है संप्रेषण जो कम्युनिकेशन जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी ए आंसर बनेगा इसमें जो है। अब देखिए गतिशील का मतलब समझिए संप्रेषण के तहत प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को संदेश संप्रेषित कर दिया जाता है और यह एक गतिशील या डायनेमिक प्रक्रिया है। इसके भागीदार एक दूसरे से अनन्य क्रिया या इंटरएक्शन के माध्यम से सर्जित होते हैं। मेरा आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? अब सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल देखिए आप जो है इसमें आपका देखिए प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, सक्रिय श्रव्य, पूर्वग्राही श्रव्य। इसमें बनेगा सक्रिय श्रव्य यानी सी आंसर है। अब देखिए संप्रेषण में सर्वाधिक जो है सहायक जो श्रव्य है वो है कौशल सक्रिय श्रव्य यानी कि मतलब यह है एक्टिव लिस्टनिंग। इसके द्वारा प्राप्तकर्ता या श्रोता प्रेषक वक्ता की बातों को अधिक प्रभावी और सही तरीके से ग्रहण करने में सक्षम होता है। प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, पूर्वग्राही श्रव्य प्रभावी संप्रेषण में बाधक होते हैं, सहायक नहीं होते हैं। मतलब देखिए आप जो है संप्रेषण सबसे सहायक कौशल है वो सक्रिय श्रव्य है, मतलब यह सी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? अब देखिए इसमें जो है यानी प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है। देखिए अब इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा जो है वो है स्पष्टता, अवधान, समन्वय, पद अनुक्रम। इसका देखिए पद अनुक्रम में बात करते हैं, ये बनता है हमारा डी। अब देखिए प्रेषक के संदेश में स्पष्टता या क्लियरिटी प्राप्त का समुचित अवधान या अटेंशन, अवधान का मतलब अटेंशन, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के माध्यम समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक सिद्धांतों से संबंधित है। जबकि पद अनुक्रम हायरार्की का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। पद अनुक्रम मतलब हायरार्की मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारा जो है कोई डेजिग्नेशन है, मान लीजिए हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस में देखे सबसे ऊपर डीजीपी, एजीपी, उसके बाद डीआईजी, आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी, एसपी, डीएसपी, फिर मतलब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इस तरह का जो है ये जो क्रम है इसको बोलते हैं हम पदानुक्रम या हायरार्की। ये चीज देखिए तो इससे संबंधित नहीं है, ये बन जाता आपका डी आंसर। नेक्स्ट, अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त है। अशाब्दिक के लिए आवश्यक शर्त है, देखिए इसमें अशाब्दिक संप्रेषण देखिए इसमें प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही संस्कृति के परिवेश में होने चाहिए। देखिए अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब आवश्यक शर्त यह है कि प्रेषक और ग्राही दोनों ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए, यह बनेगा सी आंसर। अब देखिए अशाब्दिक संप्रेषण में जो है प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होना आवश्यक है, यह शर्त है। दोनों में या दोनों के भिन्न संस्कृति परिवेश से होने की स्थिति में प्रेषक के संकेतों को समझने में ग्राही को कठिनाई हो सकती है। मतलब समझिए आप जो है यानी कि प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होना आवश्यक है, ये सी बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर है?
अब देखिए इसमें जो है वो है आपका अवरोध मुक्त संप्रेषण, सरल भाषा में आमने सामने का संपर्क या पृष्ठ पोषण संप्रेषण या फीडबैक। इसमें बनेगा सी आंसर, आमने सामने का संप्रेषण। अब देखिए इसमें जो है आमने सामने के संप्रेषण की अगर हम बात करते हैं, देखिए आप जो है इसमें जो है संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त जो पैरामीटर है वो है फीडबैक। अब फीडबैक के द्वारा संप्रेषण के स्तर को स्पष्ट रूप से आकलन किया जा सकता है। अब देखिए मैंने जो है इसका मैंने देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, ये आमने सामने संपर्क नहीं होगा, मैंने देखिए हमारा ये पैरामीटर मैंने जो है फीडबैक की बात करते हैं, ये आंसर बनेगा हमारा डी, यानी सी नहीं होगा, ये आंसर बनेगा हमारा डी आंसर, इसका डी आंसर है फीडबैक की बात करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है। अब इसमें प्रभावी बताना है। देखिए जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं, जब बोलने सुनने वाला योग्यता समान होती है, जब संदेश स्रोत उच्च तकनीक वाला हो, जब वक्ता को विषय का अच्छा ज्ञान हो। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर जो है जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं, यह है आपका ए आंसर। अब देखिए यहां पर जो है संप्रेषण तभी समुचित रूप से प्रभावी होता है जब प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता तक भेजे गए संदेश और चिन्ह सही रूप में अपने वास्तविक अर्थों के साथ संप्रेषित किया जाता है। मतलब समझिए आप जो है संप्रेषण तभी समुचित रूप से प्रभावी होता है जब प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता तक भेजे गए संदेश और चिन्ह सही रूप से अपने वास्तविक अर्थों में संप्रेषित होते हैं। मतलब ए आंसर बन गया इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है। अब इसमें संदर्भ बताना देखिए आप जो है इसमें देखिए धार्मिक संदर्भ, भौतिक पर्यावरण संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोविज्ञान है। इसे बनेगा धार्मिक संदर्भ, यानी ए नहीं है, इसका आंसर ये बनेगा। अब देखिए अगर प्रश्न की बात करते हैं जो है भौतिक या पर्यावरणीय, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक संदर्भ संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, जबकि धार्मिक संदर्भ संप्रेषण के संदर्भ में नहीं आता है, तो इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है तो क्या कहलाता है। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है यह है आपका अंत समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंत व्यक्तिक संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। यानी संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है तो कहलाता है जन संप्रेषण। मतलब यह जन संप्रेषण व्यापक रूप से लोगों तक एक स्रोत से सूचना का प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। तो आंसर बन गया हमारा बी, ये हमारा आंसर बी बन गया। देखिए ये टॉपिक कर रहे हैं हम जो है ये सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सर्विस या फिर यूजीसी नेट और अन्य एग्जाम के लिए काफी लाभदायक है, तो इससे हमेशा क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए आप जो है कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा संज्ञानात्मक, यह बनेगा हमारा बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब यह है ज्ञान अर्जित करने से संबंधित प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। यानी जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उससे संबंधित प्रक्रिया वो संज्ञान कहलाती है। कक्षा में संप्रेषण हेतु प्राय इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और इसलिए कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः संज्ञानात्मक समझा जाता है। तो इसका आंसर बन गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिका की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। अब इसमें देखिए जो है ये बनेगा लघु समय संप्रेषण, यानी कि बी आंसर बनेगा इसमें जो है। अब इसमें बी में देखिए आप जो है
अगर हम बात करते हैं लघु समय संप्रेषण में, नेतृत्व भूमिका की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। लघु समय संप्रेषण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट कार्य निर्देश दे सकता है और तथा किसी भी संवाद के प्रारंभ करके समूह के सदस्यों के साथ परस्पर वार्तालाप प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार हुए परस्पर संवाद या वार्तालाप के निष्कर्ष समूह के संचालनकर्ता को निर्णय लेने में सहायक होते हैं और निर्णयकर्ता बनकर व्यक्ति के नेतृत्व की भूमिका आ सकती है। मतलब आंसर बना हमारा बी, यानी कि लघु समूह संप्रेषण। नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है? अब संचार में सबसे पहले बताना है आपका, देखिए, संचारण, कूटानुवाद, समझना, कूट लेखन। देखिए सबसे पहले आएगा इसमें जो है वो आएगा कूट लेखन की बात करते हैं। अब देखिए संचार प्रक्रिया में परस्पर एक दूसरे से संबंधित चरण या स्टेप होते हैं। प्रेषक सेंडर संदेश को भेजता है और प्राप्तकर्ता या रिसीवर इसे ग्रहण करता है। किसी संचार में संदेश को भेजने योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम उसका एनकोडिंग किया जाता है या कूट लेखन किया जाता है। इसके बाद प्रेषक द्वारा संदेश को प्रेषित किया जाता है और प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश को कूटानुवाद या डिकोड करता है, यानी जो संदेश प्राप्त है वो डिकोड करता है, इसका अभिप्राय समझ लेता है। इस प्रकार संचालन या संचार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और संचार प्रक्रिया को हम इस प्रकार क्रम में समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो आएगा वो आएगा एनकोडिंग यानी कूट लेखन, उसके बाद ट्रांसमिटिंग, उसके बाद डिकोडिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। मतलब कूट लेखन, संचारण, कूटानुवाद या फिर समझना, एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग, डिकोडिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा क्रम बन जाता है। तो आंसर बन गया हमारा इसमें जो है वो बन गया हमारा कूट लेखन, यानी डी आंसर बन गया हमारा, ये डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? यानी कि देखिए आप जो है सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। देखिए यह बनेगा ज्यादा व्यक्तिक होना, यानी ज्यादा व्यक्तिक होना, यह सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, ये हमारा ए आंसर बनेगा। अब देखिए ज्यादा व्यक्तिक होना मतलब समझिए एक तरह से आप जो है सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे के गुण दोषों पर ज्यादा ध्यान देता है और वास्तविक समस्या पर ध्यान हटा देता है। तो देखिए इसमें देखिए आपका जो है ज्यादा व्यक्तिवाद की बात करेंगे। अब इसमें आंसर ए। नेक्स्ट, औपचारिक दिशा निर्देश और प्राधिकार पद अनुक्रम संचार के किस प्रकार्य के उदाहरण है? अब इसमें देखिए यह है नियंत्रण के उदाहरण है, इसमें आंसर बनेगा ए। अब देखिए संचार या कम्युनिकेशन सदस्यों के व्यवहार को विविध तरीके से नियंत्रित करता है। इसमें देखिए संगठन में कुछ औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पद अनुक्रम होते हैं जिन्हें कर्मियों या एम्प्लॉय को पालन करना पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हम किसी भी कर्मी को नौकरी से संबंधित कोई भी तकलीफ या परेशानी प्रेषित करनी है तो उसे बने हुए दिशा निर्देश के अनुसार चलते हुए सर्वप्रथम अपने निकटतम उच्च अधिकारी को अपनी बात लिखित या मौखिक रूप में कहनी पड़ेगी। इस प्रकार कंपनी के नियमों और नीतियों का अनुसरण संचार का नियंत्रित करने वाला रूप है। अब इसका देखिए आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। अब इसमें देखिए यह है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण का जो है, यानी आंसर ए। अब देखिए इसमें जो है अशाब्दिक की बात करते हैं। नृत्य जो है अशाब्दिक संप्रेषण का अत्यंत ही परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है।
क्योंकि अशाब्दिक संप्रेषण को शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा, भावभंगी, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों के संपर्क आदि से संप्रेषित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो बात कहना है वो अपने नृत्य या फिर अन्य तरीके से हम जो है उसको बिना कहे कह सकते हैं, या जिनको हम शब्दों में नहीं कहते हैं, सिर्फ अपने भाव भंगी, शरीर के जो है आंखों से नजर ये करते हैं, तो ये हमारा अशाब्दिक संप्रेषण होता है। अब इसके अतिरिक्त जो है वस्त्र, बाल, स्टाइल, प्रतीकों के चित्र माध्यम से भी संप्रेषित किया जा सकता है। नृत्य, शारीरिक हाव भाव, भाव भंगी, चेहरे और आंखों की अभिव्यक्ति का कलात्मक स्वरूप है। देखिए इसमें आंसर बन गया आपका जो है वो बन गया आपका ए आंसर है। नेक्स्ट, किसी संगठन में संप्रेषण जो भी प्रकारों और स्तरों के परे जाता है वह जाना जाता है। अब इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा वो बनेगा विकर्णीय संप्रेषण के रूप में, यानी कि सी आंसर बन जाता है। अब देखिए संप्रेषण किसी भी संगठन में निम्न दिशा निर्देश प्रेषित होते हैं, जैसे अधोगामी, उधरगामी, समतल, विकर्ण संप्रेषण, सर्व दिशात्मक संप्रेषण, इंट्रास्कोलर संप्रेषण। विकर्ण संप्रेषण जो है वो विभिन्न कार्यात्मक प्रयोगों में कार्यरत कर्मी और प्रबंधकों के सीधे संप्रेषण को इंगित करता है। मतलब देखिए आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण ग्रहीता की कमजोरी प्रकार को रुकावट है? अब देखिए इसमें जो है वो है पूर्वाग्रह, यानी डी आंसर है। अब देखिए अगर हम दी गए संप्रेषण में बाधाओं में अगर हम पूर्वग्रह या प्रीजुडिस ग्रहीता की कमजोरी है, जबकि अस्पष्टता, शब्द जाल, समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित है। पूर्वग्रह ग्रस्त होने पर ग्रहीता प्रेषक की बात को उसके वास्तविक अर्थ में समझ पाने में असफल हो सकता है। तो अब देखिए इसका बनेगा आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? अवाचिक संप्रेषण देखिए आप जो है इसका देखिए मतलब जो है ये आपका आंसर बनेगा, इसमें देखिए ये बनेगा हमारा चक्षुक संप्रेषण। अब देखिए चक्षुक संपर्क का मतलब है आई कांटेक्ट, एक अवाचिक संप्रेषण है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। यानी आई कांटेक्ट जो है वो एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है या अवाचिक संप्रेषण है। जबकि शेष सारे जो है वाचिक संप्रेषण है, और अवाचिक संप्रेषण में आंखों और चेहरे का हाव भाव, सामान्यता शारीरिक भाषा, प्रकटन आदि भाव में शामिल किया जाता है। अब देखिए इसका आंसर बन गया हमारा, देखिए वो बन गया हमारा ए आंसर जो है। नेक्स्ट, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। अब इसमें कूट लेखन से तात्पर्य है, ये बनेगा आंसर देखिए हमारा संकेतों का तंत्रिकीय आवेगों के परिवर्तित करना, यानी बी आंसर बन जाता है। इसमें जो है ये हमारा बी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अब जो है संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन एनकोडिंग के माध्यम से संदेशों को वाचिक या वर्बल या नॉन वर्बल संकेतों के रूप में तंत्रिकीय आवेग में परिवर्तित कर दिया जाता है, और प्रेषक की योग्यता, मनोवर्ती ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कूट लेखन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो आंसर हो गया हमारा बी आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए आप जो है। अब इसमें देखिए विचार करना इसका थोड़ा सा जो है, जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कई बार थोड़े से सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, थोड़ा सा असेसमेंट देखना होता है। संप्रेषण के नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, संप्रेषण में अंतःक्रिया की संरचना और समन्वय आवश्यक है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब देखिए आप जो है तो आंसर देखिए मतलब जो है इसका देखिए मतलब जो है
आंसर बनेगा हमारा, देखिए अगर मिलेगा संप्रेषण अंतःक्रिया संरचना समन्वय आवश्यक है, या फिर अगर संप्रेषण के नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कारण संप्रेषण अंतःक्रिया की संरचना है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, ये बन जाएगा, देखिए स्पष्टीकरण भी है पर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए आप जो है, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं और संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम चुनिए। अब इसमें देखिए आपका जो है, ये सबसे पहले देखिए संदेश, कोलाहल और पुनर्निवेश, यानी इसका सी आंसर बन जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा सी। अब देखिए मानवीय जो है संप्रेषण के प्रक्रिया के स्रोत में देखिए एनकोडिंग, संदेश मार्ग, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता, पुनरादेश और आदि जैसे घटक शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में घटने वाला का जो है सही देखिए मतलब जो है संदेश, कोलाहल, फिर पुनर्निवेश, यानी आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवधान को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरे के संप्रेषण करने का समुचित तरीके से स्पष्ट करता है। अब इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो देखिए आपका संप्रेषण नियम की बात करते हैं, वो बनेगा हमारा सी। अब देखिए ये है संप्रेषण नियम, कम्युनिकेशन रूल। कम्युनिकेशन रूल हमारे जो है अंतर्हित व्यवधानों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरे के संप्रेषण करने के समुचित तरीके को स्पष्ट करता है, यानी आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना है आपको। देखिए इसमें पहले तो ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है ना शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब जो है भाषा प्रवाहित, यानी शाब्दिक का मतलब जो है ये देखिए हमारा ये आसमान है दो, ए का है दो। लिखित, लिखित का मतलब देखिए हम संज्ञानात्मक क्षमता, ये हमारा 4। उसके बाद संकेत, संकेत में देखिए हमारा जो है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कि हमारा 1। उसके बाद देखिए दैहिक हाव भाव, शारीरिक, दैहिक का मतलब शारीरिक हाव भाव, ये बनेगा हमारा देखिए इसमें ये बन जाएगा हमारा अंतर्निहित अर्थ, यानी 3। ये बनेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 मतलब बी आंसर हमारा बन जाता है। तो आंसर हो गया हमारा बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें हम जो है शाब्दिक जो है भाषा प्रभावित करता है, लिखित संज्ञानात्मक क्षमता होती है, संकेत सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं, दैहिक हाव भाव अंतर्निहित अर्थ मिल जाता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो गया। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस करे, इन्हें जरा चेक कर लीजिएगा कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे।